गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो दोस्त, हम चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर पढ़ रहे थे और चार्ज ऑफ जीएसटी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चार्ज ऑफ जीएसटी में सर अभी तक हमने क्या क्या बातें देखी है। तो सबसे पहले हमारा शिकार था कौन? जीटीए। जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो एक जगह से दूसरी जगह पर आइटम को इधर उधर ले जाए। अब सर जीटीए के पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक 12% वाला और एक 5% वाला। बाय डिफॉल्ट 12% वाले ऑप्शन में क्या लगता है? फॉरवर्ड। 5% वाले ऑप्शन में सर अगर क्वेश्चन कुछ भी ना कहे और क्वेश्चन साइलेंट है तो प्लीज वायलेंट मत हो जाना। 5% में बाय डिफॉल्ट कुछ क्वेश्चन ना कहे तो क्या लगाना? रिवर्स। पर 5% में फॉरवर्ड चार्ज लग सकता है अगर जीटीए खुद रजिस्ट्रेशन ले ले और जीटीए डिक्लेरेशन भी दे दे। तो 5% में क्या लग जाएगा सर? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हमने स्पेसिफाइड रेसिपिएंट के केस में करी। सर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, सर वो याद है क्या? बोलो ना यार। पीसी ने, है ना? नहीं नहीं बेटा, पीसी ने रजिस्टर्ड बीसी को फरारी दी। कहां जाके दी बेटा? सोसाइटी में जाके। तो पीसी ने रजिस्टर्ड बीसी को फरारी दी सोसाइटी में जाके। पी फॉर पार्टनरशिप फर्म, सी फॉर, सर नहीं, सी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, फिर एक और सी फॉर रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, फिर एफ फॉर फैक्ट्रीज और एस फॉर सोसाइटी। ठीक है भाई, इसमें 10 मिनट लगे थे बनाने में। पीसी ने बीसी को रजिस्टर्ड बीसी में जाके क्या दी? फरारी दी। बोलो ध्यान रहेगा क्या? अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो सर जीएसटी तो लग के रहेगा, चाहे जो हो जाए, भले दोनों अनरजिस्टर्ड है। पर अगर मामला स्पेसिफाइड रेसिपिएंट का है तो जीएसटी लग के रहेगा। उस स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज के लिए जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है क्लास, बोलो डन है क्या? अगर हमारा जीटीए अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को सर्विसेज दे रहा है या जीटीए अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सर्विसेज दे रहा है या जीटीए गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है जिसने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है एज अ टीडीएस डिडक्टर, उस केस में सर तीनों ही क्या है हमारे? एग्जेम्प्ट है। अगर हमारा जीटीए डोरेमोन वाले गुड्स इधर इधर कर रहा है तो भी एग्जेम्प्ट। डोरेमोन, डिफेंस इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक मैन्योर, रिलीफ मटेरियल, राइस, ठीक है, और सर फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और फिर मिल्क, और बस ये, और कौन सा था हमारा? हाँ ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइस, और ये सब हमारे जो डोरेमोन वाले प्रोडक्ट्स हैं, इसको इधर उधर कर रहा है तो भी क्या हो जाएगा हमारा? एग्जेप्ट। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया बेटा। एग्जाम में वो घुमाएगा, घूमना मत। वो ऐसा बोलेगा जीटीए है 12% है पर फ्लो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो सीधा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, दिस इज व्हाट एग्जाम। घूम मत जाना, घूमना नहीं है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। मैंने आपका थोड़ा बहुत दिमाग तो खोला होगा, मुझे ऐसा लगता है ना? चलो, फिर बात थी सर एडवोकेट। एडवोकेट में क्या ध्यान रखोगे? अब कोई भी एडवोकेट हो, इंडिविजुअल हो, सीनियर सीनियर एडवोकेट हो, जूनियर एडवोकेट हो, कोई भी एडवोकेट अगर वो बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है जिसका प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख एज द केस में भी उससे ज्यादा है तो ही करंट फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी की बातें करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, एक एडवोकेट है हमारे ये राम जेठमलानी, ये सर्विसेज दे रहे हैं रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को।
ठीक है, इसने अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस चालू करा है, क्या आरसीएम पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, दिस इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, प्लीज गड़बड़ मत करा करो, दिमाग को ओपन रखा करो। यहां पे रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, एडवोकेट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में बस एक बात से लेना देना है, वो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के जब इसने बिजनेस ही कब शुरू करा, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर वाज जीरो। जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर जीरो है तो क्या ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा? हाँ सर, ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। सब इधर ध्यान दो, वापस से बता रहा हूं। एडवोकेट साहब ने रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी, आरसीएम मत लगा देना। एग्जाम में वो आखिरी में कहेगा कि बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इतना था, या बिजनेस एंटिटी ने अभी नया नया बिजनेस चालू करा है। अगर लिखा हुआ है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस चालू करा है, भले रजिस्टर्ड हो, अरे तो पाप कर दिया क्या रजिस्ट्रेशन लेके? मतलब फिर तो फिर कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले, क्या हमने पाप करा है क्या रजिस्ट्रेशन लेके? नहीं सर। तो आपको क्या देखना है राजा? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये गिवन केस में अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस लिया है, तो सर प्रीसीडिंग में जीरो है, तभी ये क्या रहेगा? एग्जिट। गड़बड़ तो नहीं करोगे? सेम इज एप्लीकेबल ऑन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑल्सो। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का भी कैसा है, कोई भी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10, 20 या 40 से ज्यादा है, एज द केस मे बी, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात नहीं करी है। ठीक है, उसके बाद सर स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था। सप्लायर इज एनी पर्सन, रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आ जाता है और एलएलपी भी आ जाता है और पार्टनरशिप फर्म। अगर रेसिपिएंट इंडिविजुअल है तो कोई आरसीएम नहीं लगेगा, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट अभी हमने होल्ड करा था। डायरेक्टर रिलेटेड सर्विसेज में सर मैंने आपको बताया था कि राजा कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो सैलरी मिलती है और सैलरी तो स्केड्यूल नंबर 3 से ही आउट हो जाती है। तो सर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको फीस मिल रही है, जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 194 जे और जेबी, किसका सर? इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। सर ये इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस वाला चैप्टर कब पढ़ेंगे? 3 महीने के बाद। ठीक है, तो 3 महीने के बाद आपके आखिरी के चैप्टर्स में आएगा कौन सा? टीडीएस। ठीक है, बोलो बात क्लियर? अभी जनवरी हो गया ना अटेम्प्ट? अरे वो पूछ ला, तुम मनोज सर से पूछ लेना, मुझे नहीं मालूम। अब सुनो, डायरेक्टर और यहां पे सर्विसेज किसको दे रहे हैं हम? कंपनी को सर्विसेज दे रहे। कौन सा डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट। इसको क्या मिल रही है? सिटिंग फीस। क्योंकि इसको सिटिंग फीस मिल रही है तो जीएसटी तो लगेगा, पर कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी। कौन से मैकेनिज्म में? आरसीएम में। ठीक है सर, अगर डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज दे रहा है तो कोई आरसीएम नहीं लगाना, उस केस में क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो बात क्लियर है? सर आरसीएम का टैक्स कंपलसरी ई कैश लेजर में पे करना होता है। किसमें पे करना होता है आरसीएम का टैक्स? ई कैश लेजर में, और उसका आप आईटीसी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन कराऊंगा अभी जीएसटी के। बड़े क्वेश्चन में ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्रोच करना है बड़े क्वेश्चन को। बढ़ूं आगे? पक्का राजा? उसके बाद हमने 2-3 एजेंट दिखे थे। पहला एजेंट हमने देखा था कौन सा वाला? इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट ने, ये इंश्योरेंस एजेंट है, इसने मेरे को पॉलिसी बेची, इसको कमीशन कौन देगा? इसको कमीशन देगा एलआईसी। अब जो एलआईसी इस भाई को कमीशन देगा,
तो सर उस पे जीएसटी, अब ये थोड़ी जीएसटी पे करेगा। अरे शक्ल तो देखो मासूम सी, ठीक है, तो मासूम की शक्ल है। अब एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी है तो कौन पे कर देगा? एलआईसी पे कर देगी। कौन से मैकेनिज्म में? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ, इंश्योरेंस एजेंट की तरह एक और कौन होता है? रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट क्या करते हैं सर? रिकवरी कराने में मदद करते हैं। अच्छा रिकवरी एजेंट किसका है ना? पेस वालों के भी रिकवरी एजेंट है। अरे ये अर्जुन छोड़ो, तो पेस, अरे यार वो रिकवरी, आपको क्या लगता है प्रेरक सर क्या कमीशन नहीं देते हैं अर्जुन भैया को? बेटा सैलरी के साथ साथ उनका कमीशन भी रहता है। कोई बच्चा अगर फीस नहीं देता है तो प्रेरक सर बोलते हैं यार देखो बंदूक तो चलानी है ना, किसी दूसरे के कंधे पे रख के चलाएंगे, तो यार अब बंदूक तो चलानी है। तो प्रेरक से बोलते देख अर्जुन, ये बच्चा बहुत शातिर है, इंटर पढ़ रहा है, 5,000 रुपये दिए इसने, पैसे आ नहीं रहे, तो सबसे पहले इसका ब्लॉक करो, ऑडियो ब्लॉक, वीडियो ब्लॉक, क्लास के एंट्री ब्लॉक, फिर इसको फोन लगाओ, इसके पिताजी को फोन लगाओ, इसकी मम्मी को फोन लगाओ, इसके ताऊ को फोन लगाओ, जैसे ही पैसे मिलेंगे तो कमीशन मिलेगा किसको? अर्जुन। यहाँ पे कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, पेस इज नॉट अ बैंकिंग कंपनी, यहाँ पे क्या ही लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। बोलो बात क्लियर है? तो रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग, फाइनेंशियल और एनबीएफसी, ठीक है। क्लास की बातें क्लास तक ही रहनी चाहिए। उसके बाद सर म्यूजिक कंपोजर रहमान सर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट, ये लोग कॉपीराइट ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? कॉपीराइट। किसको सर? म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और द लाइक। अब सर ये जो कॉपीराइट ट्रांसफर करा, इसमें जो बड़ा प्लेयर है वो कौन है? म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर। तो इस केस में हम बड़े प्लेयर को बोलेंगे क्या लगा दो? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर ये बार बार हर चीज लिखी रहती है टैक्सेबल टेरिटरी, उसका मतलब क्या होता है? टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब होता है इंडिया। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या? इंडिया। अगर बात ही फॉरेन की है तो बेटा हम फॉरेनर से कैसे टैक्स लेंगे? तो उस केस में भी क्या लगाना है आपको? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इधर अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होता, फॉर सपोज करो ए आर रहमान ने कोई इंग्लिश धुन बनाई और कोई म्यूजिक कंपनी फॉरेन की, आपको पता होगी ना कोई कंपनी, कोई तो बताओ यार। हीरोस फॉरेन की कंपनी है, चलो सपोज करो ए आर रहमान ने भी वो वक्का वक्का गाना ऐसा कुछ बना दिया, तो म्यूजिक कंपोजर अब किसको बेच रहा है? एरोस। अब तुम एरोस को नहीं बोलोगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले, क्या एरोस रजिस्ट्रेशन लेगा? अरे वो तो फॉरेनर है ना। सपोज करो एमसी स्टैन ने कोई खतरनाक सही गाना बनाया, बजरंग दल वालों को समझ में नहीं आया, पर फिरंगियों को लगा अरे क्या गाना बनाया, ये तो मजा ही आ गया इसमें तो सर अब ये एमसी स्टैन बेच तो रहा है गाना, कॉपीराइट दे तो रहा है, पर किसको दे रहा है? म्यूजिक कंपनी जो इंडिया में लोकेटेड नहीं है, आउटसाइड इंडिया है। तो सर वहां पे भी क्या आरसीएम लगेगा? नहीं, वहां पे भी क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? सर फिर हमने बागबान की बात देखी थी, वो क्या था? ऑथर, ठीक है। यार एक बुक है, आपका कभी मन हो, आपने कुशाल लोढ़ा का नाम सुना है? एक बुक है एसिंग सीए करके, मैंने अभी रिसेंटली कल उसको पढ़ा था, ठीक है, काफी अच्छी बुक है। उसमें ऑथर कौन हो गया? कुशाल, ठीक है। और जो पब्लिशर है वो WYX करके कोई पब्लिशर है, WZX ऐसे करके कोई पब्लिशर है, बहुत बड़ा पब्लिशर है। अब ऑथर ये, पब्लिशर ये, वो बेस्ट सेलिंग बुक है, बहुत चलती है। अब सर एक बात बताओ, कुशाल को पैसे कैसे मिलते होंगे? तो कुशल को कैसे पैसे मिलते हैं? कुशल को मिलते हैं रॉयल्टी, ठीक है। तो इसको मिलता है क्या? रॉयल्टी। तो जैसे जैसे बुक बिकती जा रही है वैसे वैसे रॉयल्टी। अब जैसे कल मैंने परचेस करी, ठीक है, तो मैं को भी ऐसे पढ़ने का शौक तो है ही, तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, 5 AM क्लब, फलाना ढिमका। अब मैंने सोचा चलो इसकी भी किताब पढ़ के देखते हैं, क्योंकि मेरे को एक किताब बनानी, तो उसकी मेरे को एक बेस बिल्डिंग तो देखनी पड़ेगी कि आखिरकार जर्नी क्या है। तो ठीक है, अब जैसे ही मैंने बुक परचेस करी, कुशाल को क्या मिलेगी? रॉयल्टी। कुशाल कौन है? ऑथर, ठीक है। और पब्लिशर कौन है? WYX। अब सर एक बात बताओ, ऑथर है और रेसिपेंट कौन है हमारा? WYX। कौन टैक्स पे करेगा? अरे कुशाल तो छोटा सा बच्चा है, उसका इतना बड़ा काम थोड़ी है,
तो इस केस में हमने किसको पकड़ा? W/X। पर सर बुक तो बेस्ट सेलिंग बन गई है, बुक तो बहुत चल रही है। पब्लिशर ने बोला यार सर आपकी बुक इतनी चल रही है, क्यों ना आप खुद ही रजिस्ट्रेशन ले लो। तो कुशाल ने बोला ठीक है यार क्या दिक्कत है, मैं ही रजिस्ट्रेशन ले लेता हूं और मैं ही CGST एक्ट में टैक्स पे कर दूंगा, डिक्लेरेशन दे दूंगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुशाल खुद रजिस्ट्रेशन ले ले और डिक्लेरेशन दे दे? हाँ सर वैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो बात क्लियर है क्या? बस ऐसा इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ ऑथर। ठीक है, तो यार आप भी है ना ये एकेडमिक बुक्स को छोड़ के दूसरी किताबें भी पढ़ा कर, उससे नॉलेज इनरिच होता है। ठीक है, अब जैसे कल मेरे पास बुक आई थी अमेजोन से, 11 बजे मैं लेके बैठा, 2 बजे तक बुक खत्म। हाँ पूरी 11 बजे से लेके 170 पेज तो थे, 11 बजे से लेके बैठा, पढ़ते क्या 2 बजे तक बुक खत्म। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी बुकें पढ़ा करो, इकिगाई हो गई, 5 AM क्लब हो गई, ये छोटी छोटी बुक से नॉलेज एनरिच होगा, बड़े लोग कैसे सोचते हैं आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? चलो अब इधर ध्यान देना। सर ये हमारा गवर्नमेंट वाला छूट गया था ना, इसको करते हैं चलो। अच्छा गवर्नमेंट के बारे में आपको कितना नॉलेज है पहले मुझे वो बताओ। आपने बहुत सारी चीजें तो गवर्नमेंट की शेड्यूल नंबर 3 में पढ़ी थी, याद है आपको? शेड्यूल नंबर 3 नेगेटिव लिस्ट, तो क्या क्या पढ़ा था हमने वहां पे? सर एक तो हमने देखा था जो भी हमारे मोदी जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, C&AG आ गया क्या ऑडिट में आपका? C&AG आएगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करता है। कोई भी पोजीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इन्हें मिली हुई है और ये लोग इंडिया के लिए काम करते हैं, सैलरी नहीं मिलती, क्या मिलती है? फीस। एक होता है सैलरी, सैलरी तो सर आपने ऊपर ही आउट कर दिया फर्स्ट पैरा में, मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी? इसकी। तो मोदी जी जो भी इंडिया को सर्विसेज दे रहे हैं, अब इंडिया गवर्नमेंट मोदी जी को थोड़े बहुत पैसे दे रही है फीस के नाम पे। अमित शाह जी जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, CM जो सर्विसेज दे रहा है पैसे मिल रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, C&AG, UPSC का कमिश्नर, ये जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, इनको जो भी सर्विसेज ये गवर्नमेंट को दे रहे हैं, इसकी फीस को आउट करा गया कहां? इनफैक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अ गवर्नमेंट बॉडी इज ऑल्सो आउट, शेड्यूल नंबर 3 से। मतलब गवर्नमेंट बॉडी का डायरेक्टर है तो वहां पे भी आउट कर दिया गया है। प्राइवेट बॉडी के डायरेक्टर में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बातें करी है। ठीक है सर, जो चीज शेड्यूल 3 में आउट नहीं हो पाई ना, उसको सरकार ने कहा आउट करा। और अगर जो चीज एग्जम्पशन से भी बच गई ना, उस पे टैक्स तो लगेगा, पर सरकार ने बोला यार हम थोड़ी रजिस्ट्रेशन लेंगे। कौन रजिस्ट्रेशन लेगा? रिसीवर रजिस्ट्रेशन लेगा। कौन से मैकेनिज्म में? RC। सर आपको एग्जम्पशन चैप्टर में अगर ध्यान हो तो हमने एक सर्विस देखी थी PVT वाली। PVT क्या क्या था सर PVT में? पोस्ट ऑफिस, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंड वाओ, सर्विसेज का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। गजब गजब, आज से अब कोचिंग सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा। चलो हाँ रुको रुको, PVT के केस में ऑलवेज ऑलवेज क्या लगेगा? फॉरवर्ड। इसका मतलब है कौन रजिस्ट्रेशन लेगा? गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन लेगी। अच्छा पोस्ट ऑफिस में अभी एक और चीज जुड़ गई है क्या? रेलवे। इसका मतलब है जो रेलवे है, सर रेलवे की टिकट पे GST लगता है क्या? रेलवे की कौन सी टिकट पे GST लगता है? हाँ, इसको बोलते हैं लॉ को पूरा पढ़ना। आधा अधूरा लॉ भी पढ़ा सकता था कि राजा सिर्फ ये लिखा हुआ है RCM में, बस इतना, वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती।
पढ़ाई करो तो पूरा होल सोल करो कि भाई स्केड्यूल 3 में ये है, एग्जाम्शन में ये है, चार्ज में ये है। आईटीसी वाले चैप्टर में आएंगे ना तो पूरा जीएसटी इंटरलिंक करके बताऊंगा कि देख इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, रेसिपेंट इसका आईटीसी लेगा, फिर ये वाला रिटर्न फाइल करेगा और ऐसा होगा। ठीक है, तो रेलवे में हमने देखा था जो एसी वाली टिकट है, एसी बोलो यहां, और अदर्स पर क्या रेसिपेंट रजिस्ट्रेशन कराएगा? नको बाबा, कौन कराएगा? रेलवे कराएगा। यहां तक की बात क्लियर है? अच्छा सर, पोस्ट ऑफिस में कुछ कुछ चीजें आज भी एग्जेम्प्ट है आपको? अरे वाह यार, इनलैंड लेटर, बुक पास और एनवलप पेइंग लेस देन। क्या बात है यार, आपको तो ये भी याद है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसके बाद सर आपने है ना एक और चीज वहां पे लिखवाई थी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है सर? अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और उसका यूज भी क्या है? रेसिडेंस, तो सर क्या करो? ठीक है, रहने दो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे रहने दो, क्यों परेशान करना लोगों को। ठीक है, पर सर व्हाट इफ प्रॉपर्टी इज, जीएसटी लगेगा, पर पहले आपको देखना पड़ेगा क्या वैल्यू 5,000 से ज्यादा है। सर 5,000 की वैल्यू कैसे देखते हैं राजा? अगर कंटिन्यूअस सर्विस है, कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब है वो सर्विस जिसके लाइफ 3 महीने से ज्यादा है, तो ये जो 5,000 की वैल्यू है ये पर फाइनेंशियल ईयर देखी जाएगी। और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में वैल्यू देखी जाएगी कितनी? 5,000। अगर वैल्यू 5,000 से ज्यादा है तो ये चेक करो दिया किसको? रजिस्टर्ड को। रजिस्टर्ड में तो अब अनरजिस्टर्ड में गवर्नमेंट इतनी हार्श थोड़ी होगी। गवर्नमेंट बोलेगी अनरजिस्टर्ड एक काम करो, रजिस्ट्रेशन कराओ। मोदी 400 पार, मोदी 400 बार लाने ना राजा, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या राजा? बोलो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुआ? दो ही तो चीजें, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल। ठीक है, इसको छोड़ के जो भी सारी अदर सर्विसेज है, अदर देन अबव, अगर उसकी वैल्यू किससे ज्यादा है सर, तो उस केस में कौन जीएसटी पे करेगा? बिजनेस एंटिटी जीएसटी पे करेगी। कौन से मैकेनिज्म में? आरसी। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? अच्छा याद रखना, जब जब मैं बिजनेस एंटिटी बोल रहा हूं इसका मतलब हमेशा इस बात से है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10, 20, 40 से ज्यादा है। ठीक है, आरसीएम चैप्टर में बातें ध्यान रखना। जब जब मैं बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहा हूं तो बॉडी कॉर्पोरेट मींस कंपनी एंड एलएलपी। जब जब मैं बिजनेस एंटिटी बोल रहा हूं तो उसका मतलब होता रजिस्टर्ड से नहीं, उसका मतलब होता है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से ज्यादा है। सर अगर 10, 20, 40 लाख से कम है तो भाई वो तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, बोलो गवर्नमेंट का पूरा क्लियर है क्या? सुनो ध्यान से, वापस से बता रहा हूं, गवर्नमेंट की कुछ कुछ सर्विसेज कहां आउट करिए? शेड्यूल 3। फिर एग्जामिशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सर अगर गवर्नमेंट वो बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रही है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10, 20, 40 लाख रुपए तक है, एग्जाम करो। गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को पर्सनल यूज के लिए सर्विसेज दे रही है तो भी क्या करो? एग्जाम। पर ये कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। दिस इज ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल नो मैटर व्हाट, नो मैटर स्पीड पोस्ट की वैल्यू 50 रुपए ही क्यों ना हो, ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल।
अब सर रजिस्ट्रेशन कौन लेगा? क्या रेसिपिएंट रजिस्ट्रेशन लेगा? नहीं सर, पोस्ट ऑफिस वालों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रेलवेज वालों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वेसल रिलेटेड सर्विसेज, रिपेयर, मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। अरे आप बताओ, आई बस प्राइवेट है गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, कौन रजिस्ट्रेशन लेगा? क्या इंडिविजुअल, हम इतने सारे बच्चे? नहीं। किसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी है एग्जेम्प्ट करो, कमर्शियल पर्पस है तो चेक करो क्या वैल्यू 5,000 से ज्यादा है। अगर 5,000 से ज्यादा है तो देखो रजिस्टर्ड को दिए है या अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड को दी है तो आरसीएम और अनरजिस्टर्ड को दी है तो एफसीएम, ठीक है। सर अदर सर्विसेज, तो जो भी अदर सर्विसेज है अदर देन अबव, उस केस में याद रखना बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी है तो लगेगा क्या? आरसीएम। अच्छा, कौन सी बिजनेस एंटिटी? जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10, 20, 40 से ज्यादा है। अब सुनो, मेरा एक खतरनाक सा डाउट, आपका डाउट तो आते रहेगा, मेरा डाउट आप क्लियर करना। सर ये जो 10, 20, 40 लाख की लिमिट है, ये क्या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी लगेगी कि वहां पे नहीं लगेगी? ऑलवेज रिमेंबर, यहां पे 10, 20, 40 की लिमिट नहीं देखी जाएगी। सरकार इस पे टैक्स लगाना चाहती है तो अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर जितना भी हो और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज है तो सर टैक्स तो 100% लगेगा, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी है? कमर्शियल। और अगर रजिस्टर्ड को दिया तो क्या लगेगा? आरसीएम, और अनरजिस्टर्ड को दिया तो क्या? एफसीएम, ठीक है। तो यार अब सुनो ध्यान से, सपोज करो यहां पे है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने पेस को एक प्रीमाइसेस दी, कोचिंग चलानी है पेस को, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है यार एक काम करो, हमारी बहुत सारी लैंड खाली है, बिल्डिंग्स भी बहुत सारी है, आधी जमीनें तो गवर्नमेंट की है, आप काम करो ले लो, और पेस आप हमको है ना 5 लाख रुपए रेंट दे देना। 5 लाख रेंट किसका? महीने। अच्छा, पेस की शुभ शुरुआती हुई है 1 अप्रैल 2024 से, न्यू प्रीमाइस। पेस कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, पेस अभी अभी आया है। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? नॉट एग्जेम्प्ट। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं देखना है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज टैक्सेबल। यू डोंट हैव टू सी व्हाट? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब टैक्सेबल तो है पर जीएसटी कौन पे करेगा? सर ये डिपेंड करेगा, अगर पेस रजिस्टर्ड है तो आरसी, पर अगर पेस अनरजिस्टर्ड है ठीक है। बोलो बात क्लियर है? दूसरा एग्जाम, चलो लास्ट बेंच आप बताना, थोड़ा सा टफ पूछ रहा हूं मैं, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साहिल सर को लाइसेंस दिया, सर काय का? लिकर, लिकर लाइसेंस। इस लिकर लाइसेंस पे गवर्नमेंट ने मेरे से 1 करोड़ रुपए मांगे, करंटली रेट चल रहा है 3.5 करोड़। सर आपको कैसे मालूम? पता है तो पता है भाई, करंटली रेट चल रहा है लिकर लाइसेंस का 3.5 करोड़, एमपी का रेट बता रहा हूं। तो सपोज करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने माने मेरे से? 1 करोड़। कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट? सर पैसे किसको मिले? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन हो गई? और साहिल सर कौन हो गए? बताओ जीएसटी लगेगा कि सर ये हम स्केड्यूल 3 में एक नोटिफिकेशन के थ्रू हमने देखा था कि लिकर के लाइसेंस एग्जिम्ट है। याद रखना, लिकर का लाइसेंस स्केड्यूल 3 में तो कवर्ड नहीं था,
पर सरकार का एक अलग से नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन ने सरकार ने बोला था कि अगर लिकर लाइसेंस है तो ये भी हमारा सप्लाई नहीं बनेगा। और सर एक बात बताओ, लिकर लाइसेंस नहीं है भाई, कोल लाइसेंस है, अब लगेगा? हाँ सर अब तो लगेगा। अच्छा लगेगा तो सही, पर कौन देगा? गवर्नमेंट देगी या साहिल सर देंगे? एज्यूमिंग साहिल सर इज रजिस्टर्ड, कौन देगा? सर अगर साहिल सर अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट बोलेगी साहिल सर पहले क्या ले लो, रजिस्ट्रेशन। हम नहीं देंगे फॉरवर्ड चार्ज में। भूल के भी बोलना मत कि गवर्नमेंट क्या दे दे फॉर ईडी। ईडी ईडी बुलाए क्या? नहीं 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 सर, सर सॉरी, पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा और फिर मुझे पे करना पड़ेगा किसमें? आरसी। हाँ हाँ, ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। हाँ ठीक है, दूसरे पर्पस के लिए लाइसेंस नहीं लेते हैं इंसान, उसके लिए लाइसेंस नहीं लगता है, सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लाइसेंस लगता है। एक और चीज, जैसे अभी मेरी फ्रेंड की शादी थी ना, तो हम सिंधियों में तो ये लिकर विकर बड़ा कॉमन रहता है। अगर आप कोई भी मैरिज में भी लिकर रखते हो ना, तो आपको 25,000 का लाइसेंस लेना पड़ता है, नो मैटर वॉट। मतलब अगर मेरी शादी है और मेरी शादी में मेरे को लिकर रखवाना है, तो पहले मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना देना पड़ेगा? 25,000। ओनली फॉर लाइसेंस, ओनली फॉर 2 आवर्स, 2-3 घंटे, एक दिन का लाइसेंस के मिलेगा, बस एक ही दिन का लाइसेंस मिलेगा। 1-2 दिन आपका वो शादी का पार्टी चलेगी, उसमें आपको जितनी पिलानी है पिलाओ। गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा? 25,000, ठीक है। तो ये अलग अलग, अब इसमें 3.5 करोड़ थोड़ी लगेंगे, मेरे को तो सिर्फ कितने लोगों को पिलानी है? कुछ लोगों को पिलानी है, एक दिन पिलानी है, ठीक है। उधर भी लाइसेंस लगता है, हाँ उधर भी क्या लगता है? लाइसेंस। चोर है भाई चोर। बोलो बात क्लियर है? पक्का? चलो फटाफट से रैपिड फायर पूरी क्लास। स्पीड पोस्ट की सर्विस गवर्नमेंट दे रही है। टैक्सेबल, दो चीजें बतानी है, एक टैक्सेबल और दूसरा फॉरवर्ड चार्ज। टैक्सेबल की फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, सबसे पहले टैक्सेबल और फॉरवर्ड चार्ज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनवलप वेइंग लेस देन 5 ग्राम्स एग्जिम। Renting of immovable property to a business entity whose turnover in the preceding financial year was 5 rupees, taxable। RCM और FCM। RCM रजिस्टर्ड है तो RCM, ठीक है। उसके बाद आप बताओ, अदर सर्विसेज बाय गवर्नमेंट वैल्यू 4,500 एग्जिम, क्योंकि वैल्यू 5,000 से कम है, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या? अदर सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी who has started business in the current financial year। वापस से, other services by government to the business entity who has started business in the current financial year, exempt। क्योंकि हम उस बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहे हैं जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 0 था, ठीक है। वापस से, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो लगेगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में यू डोंट हैव टू सी द टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर कहां देखना है? बस अदर सर्विसेज में आपको टर्नओवर देखना है, ठीक है। किसमें? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अदर, हाँ अदर सर्विसेज में तो नहीं लगेगा, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? बहुत बढ़िया। अब देख लो यार गवर्नमेंट सर्विसेज, अब पढ़ो ना। अब आपको लगेगा सर क्या बच्चों जैसी बातें लिखी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। रेसिपेंट कौन है? बिजनेस एंटिटी। लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो बाय डिफॉल्ट हम मानती हैं। और फॉलोइंग सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। कौन कौन सी सर्विसेज सर? पोस्ट, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। और मैंने यहां पे लिख दिया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल टू रजिस्टर्ड फॉर कमर्शियल यूज इज टैक्सेबल अंडर आरसी, ठीक है। मॉड्यूल में इसी को 2 पैराग्राफ में बताया। 2 पैराग्राफ कैसे? एक उन्होंने इसको अलग कर दिया और फिर उन्होंने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को अलग कर दिया, ठीक है। आपको क्रक्स समझ में आ गया क्या? बोलो पक्का?
ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलो अब थोड़ी बहुत सिंपल सर्विसेज ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं हमारा इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। क्या आपको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन होते हैं? राजा, कभी आप पेट्रोल पंप पे गए हो? जैसे ये पेट्रोल पंप है, सर सैलरी कितनी है आपकी? तो ये बोलेगा 20,000। सर आपके पास क्रेडिट कार्ड है? कभी आप मॉल गए हो? मैडम आपके 2 मिनट चाहिए। मैडम ऐसे जा रही है मैडम सिर्फ 2 मिनट। मैडम क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? ऐसे रहते हैं ना। कभी आप बैंक के अंदर जाते हो तो वो बाहर ही आपको रोकते हैं, मैडम आपका बैंक में अकाउंट है? नहीं है। मैडम मोदी जी का सपना कैसे पूरा होगा, हमारी बैंक 8% इंटरेस्ट दे रही है। अच्छा आपका मन होगा एसबीआई में खुलवाने का, ये आपको बुलाएंगे, तरह तरह के क्या देंगे, लालच। ये लोगों का काम है क्या? बैंक के प्रोडक्ट्स को सेल करना, बैंक के प्रोडक्ट्स को सेल करना। अकाउंट खुलवा देंगे, क्रेडिट कार्ड, जनरली तो ये क्रेडिट कार्ड बेचते हुए दिखते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अलग अलग बैंकों से इनका टाई अप होता है। जितना जितना बिकवाएंगे उतना इतना इसको कमीशन मिल जाएगा। याद रखना, इंडिविजुअल। बात चल रही है कौन से डीएसए की? इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल डीएसए है यहां पे, वो सर्विसेज दे रहा है हमारा, पता है किसको? बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी। अब भाई बैंकिंग कंपनी कमीशन देगी, तो मुझे बताओ कौन सप्लायर कौन रेसिपेंट? सर देखो कमीशन मिलेगा इंडिविजुअल डीएसए को, तो सप्लायर होगा कौन? डीएसए। और बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन हो गई? अब क्या तुम इंडिविजुअल डीएसए से मांगोगे जीएसटी? उसको बोलोगे भाई जीएसटी दे दे, वो बोले सर सुबह से क्रेडिट कार्ड बिका नहीं है, क्रेडिट कार्ड में इतना परेशान हो गया सर, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। ठीक है, पर जीएसटी तो लेना है ना। और ऐसे बहुत सारे डीएसए, एसबीआई का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, पंजाब नेशनल बैंक का, एचडीएफसी बैंक का। तो हमने बोला देखो बड़ा इंसान कौन? बैंकिंग कंपनी। तो अगर इसका कमीशन है 5,000 रुपए का और जीएसटी का रेट है कितना, तो ये 18% कौन देगा? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। कौन से मैकेनिज्म में? ठीक, बोलो बात क्लियर है? सर एक बात बताओ, देखें अभी आपकी बात क्लियर है ना। यहाँ पे है साहिल प्राइवेट लिमिटेड, बहुत बड़ा नाम है, कभी घमंड नहीं करा। साहिल प्राइवेट लिमिटेड भी बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज देते हैं। हमारी तो खुद की कंपनी बनी हुई है, और हम भी क्या करते हैं, हमारे एम्प्लॉय लोगों को पकड़ पकड़ के क्रेडिट कार्ड दिलवाते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, लोन दिलवाते हैं, ऐसे फलाने फलाने काम करते हैं। हमारा कमीशन बना 5 लाख। सीए इंटर के बच्चों से पूछा कि बताओ एडवाइस दो, तो सीए इंटर के बच्चों ने एडवाइस दिया कि सर आरसीएम लगाओ। क्या सीए इंटर का बच्चा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? गलत बोल, अपना बच्चा नहीं है मतलब। तो सर एक बात बताओ, यहाँ पे कौन है ये? प्राइवेट लिमिटेड बात चल रही है। तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी हो, यहाँ पे आरसीएम मत लगाना, एफसीएम। तो जब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा तो भैया सिर्फ हम जब बिल बना के देंगे ना बैंक को, सिर्फ कमीशन का बिल नहीं बनाएंगे, प्लस ठीक है। और फिर साहिल प्राइवेट लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करके आएगा कितना? बोलो क्लास, डन है क्या? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स अक्सर परेशान करते हैं एग्जाम। ठीक है, बोलो बढ़ू आगे। हाँ, अगर हमारा डीएसए है,
इंडिविजुअल डीएसए है और सर्विसेज दे रहा है किसको? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो लगाना है राजा क्या? आरसी। पर इंडिविजुअल डीएसए नहीं तो भाई पार्टनरशिप है, प्राइवेट कंपनी है, बड़े लोग हो गए ना। क्योंकि ये बड़े लोग हो गए तो अब इस केस में क्या लगाना है आपको? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाना है। चाय नहीं पीनी है? इसको दे दो। हाँ जी, रेडी रहना बेटा सजा के लिए। हाँ, जो जो चाय पी रहा है सोच समझ के पी लेना। क्वेश्चन पूछूंगा मैं तुमसे। क्या? चलो भाई चलो, बढ़े आगे। ठीक है, तो राजा इंडिविजुअल डीएसए, कौन सा डीएसए? इंडिविजुअल। किसको सर्विस दे रहा है? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो ध्यान से राजा, दो चीजें होती है। एक होता है बिजनेस फैसिलिटेटर और एक होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। सुनना, ध्यान से सुनना, इसमें भी अक्सर बच्चे गलती करते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट में जमीन आसमान का फर्क है। बिजनेस फैसिलिटेटर हैं छोटे लोग, बिजनेस करस्पॉन्डेंट है बड़े लोग। ये बैंक की ब्रांच है, छोटी सी ब्रांच। बैंक की छोटी सी ब्रांच जो रूरल एरियाज में खुलती है। ये लोग एज अ एजेंट काम कर सकते हैं बैंक के लिए। ये पावर है किसके पास? बिजनेस फैसिलिटेटर के पास ये पावर नहीं है। बिजनेस फैसिलिटेटर सिर्फ धंधा लाके दे सकता है, जैसे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कर रहा है। बस डीएसए की पावर्स बहुत लिमिटेड होती है, इस बिजनेस फैसिलिटेटर की पावर्स थोड़ी ज्यादा होती है। पर बिजनेस करस्पॉन्डेंट छोटे लोग नहीं है, ये काफी बड़े लोग हैं। इनकी छोटी सी ब्रांच है कहां पे? रूरल एरियाज। बैंक ये कंसेप्ट आरबीआई लाई इसलिए थी क्योंकि राजा मोदी जी का सपना था कि देश में सबके अकाउंट खुले। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आई, आरबीआई के गवर्नर ने बोला सर हम अर्बन एरियाज में तो अकाउंट खोल देंगे क्योंकि वहां पे लोग अवेयर रहते हैं, पर मोदी जी इतना करोड़ों रुपए लगते हैं, तो रूरल एरियाज में इतनी बड़ी ब्रांच खोलना इज नॉट फिजिबल। तो दोनों ने ऐसा सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं ना, बड़ी ब्रांच की जगह हम एक बैंक की छोटी सी क्या खोलते हैं? ब्रांच। उसको बोला गया क्या? बिजनेस करस्पॉन्डेंट। लॉजिकली मैंने तुमको मौका दिया लॉ बनाने का। कहां आरसीएम लगाओगे, कहां एफसीएम लगाओगे? अज्यूमिंग यू आर दी लॉ मेकर। ये भी बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज देते हैं और ये भी बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज देते हैं। कहां पे? बहुत बढ़िया। पहले में आरसीएम, दूसरे में एफसीएम। पर अगर रूरल ब्रांच है, हाँ रूरल ब्रांच है तो एग्जाम। ठीक है, बस बता रहा हूं, अभी मैंने पढ़ाया थोड़ी है, अभी मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं। तो सर मुद्दा बस इतना सा है कि जो भी हमारा बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, ये सर्विसेज दे रहा है राजा किसको? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी। कौन सी ब्रांच? अर्बन ब्रांच। क्योंकि भाई रूरल ब्रांच को तो हम प्रमोट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वहां बहुत सारे अकाउंट्स खुले। तो अर्बन ब्रांच को सर्विसेज दे रहा है। यहाँ पे कोई आरसीएम नत लगा देना, यहाँ पे क्या ही लगेगा?
ठीक है, क्या है? अरे रुक अभी, 4 बजे, 4 बजे तक। हाँ, पूछो क्यों आ गए। अभी सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। बिजनेस करस्पॉन्डेंट के केस में आरसीएम नहीं लगता है। सर आरसीएम कहां लगेगा? यहां पे है कौन? बिजनेस फैसिलिटेटर। ये अगर सर्विसेज दे रहा है किसको? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी। तो रुको 5 मिनट छोड़ रहा हूं। इस केस में क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। प्लीज गड़बड़ मत करना, यहां पे वर्ड्स ध्यान रखना। इतना इंस्टीट्यूट घुमाएगा, अगर घुमाएगा तो प्लीज आरसीएम वाले चैप्टर्स, सबसे ज्यादा घुमाने वाला चैप्टर कौन सा है? आरसीएम। ठीक है, इसलिए अपन बहुत डिटेल में बढ़ रहे हैं। आरसीएम चैप्टर में एक दिन में खत्म करा सकता हूं, पर मुझे नहीं कराना एक दिन में खत्म। ये दिमाग के तार तार खुलने चाहिए। तो बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में आरसीएम आएगा, पर करस्पॉन्डेंट के केस में आरसीएम नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, सर एक बात बताओ, यहां पे है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। अब बिजनेस करस्पॉन्डेंट को भी तो सर दिक्कतें आती होगी ना, कि नहीं आती होगी? सर आती होगी। अब यहां पे बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने एक एजेंट हायर करा। सब इधर ध्यान दो, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने किसको हायर करा? एजेंट। इन दोनों ट्रांजैक्शन में कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट? फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज, कौन बड़ा, एजेंट या करस्पॉन्डेंट? ठीक है, आरसीएम का मंत्रा ही सिंपल है, जो बड़ा इंसान होगा उससे टैक्स लेंगे, खत्म आरसीएम। आरसीएम एक लाइन में पढ़ना हो तो, अगर एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आए तो सिंपल मंत्रा क्या, जो बड़ा इंसान है जिससे टैक्स लेना आसान है उससे टैक्स लेंगे। भाई ये तो एजेंट है ना। अच्छा सर अगर हमारी रूरल एरिया ब्रांच होती तो? अच्छा हमने पढ़ा था कि रूरल एरिया ब्रांच में ये एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? अच्छा एक और चीज, सर कभी कभार बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर भी बन जाता है, क्योंकि बिजनेस करस्पॉन्डेंट तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हुई और बिजनेस फैसिलिटेटर तो छोटे लोग हुए। तो ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट के एजेंट कौन भी बन सकता है? बिजनेस फैसिलिटेटर। ठीक है, बोलो पक्का? अभी रुको ध्यान से, मैं आपको पूरा यहाँ पे एक अच्छे से चार्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एजेंट, एजेंट बोल दो, यहाँ क्या बोल दो? कौन टैक्स देगा? कौन से मैकेनिज्म? अच्छा ब्रांच कौन सी है राजा? क्योंकि रूरल में तो, अच्छा ये जो एजेंट है ये सर्विसेज दे रहा है किसको? बिजनेस करस्पॉन्डेंट। कौन टैक्स देगा? कौन से मैकेनिज्म में? पर सर ब्रांच कौन सी, और अगर रूरल है तो? पक्का गड़बड़ तो नहीं करोगे? ठीक है, चलो 2 मिनट रुक जाओ, रैपिड फायर खेलेंगे। मजा ही नहीं, नींद ही नहीं आती रात को। मोहित सर को लो बस 5 मिनट। चलो अनिकेत भैया इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ इधर आ जाओ, इधर, अरे इधर आ जाओ। ठीक है, अनिकेत भैया आपने वो देखे होंगे ना क्रेडिट कार्ड बेचने वाले, है ना?
तो आप SBI के क्रेडिट कार्ड बेचने वाले इंसान हो, ठीक है। आपको मेरे को चिपकाना है क्या क्रेडिट कार्ड, किसका? SBI का। अच्छा, आपको कमीशन कौन देगा? SBI देगा, है ना, मैं क्यों दूंगा? ठीक है, तो मेरे को चिपकाओ क्रेडिट कार्ड, मेरे को ऐसे फायदे नुकसान बताओ। वो देखा होगा ना पेट्रोल पंप पे और ये TI मॉल में, तो मेरे को ऐसे चिपकाओ कि सर ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए है, आपकी आपकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों के लिए क्रेडिट कार्ड, एक बार चिपकाओ। अच्छा, मोबाइल ने मत चिप, अच्छा ठीक है सर ये क्रेडिट कार्ड हाँ, क्या करे इसका क्रेडिट कार्ड? बस चिपकाओ आप, ऐसा समझो ना कि ये क्रेडिट कार्ड है। कैसे चिपकाते बोलो? सर बहुत क्या यूज है इसका? क्या यूज क्या है इसका? मनी। बहुत बढ़िया। आपके पास मनी ना हो तो आप इससे क्या ले सकते हैं? अच्छा, मनी ले सकते हैं अगर आप। कर देना वापस। बहुत बढ़िया, इसने क्रेडिट कार्ड बेचा अपने को, ठीक है, ये बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। इसने बिल्कुल, पता है, दुखती नस पे हाथ रख दिया। इसने बोला सर वो भी रखती है। इसको मालूम था। इसने बोला कि वो सर वो आपका पुराना प्यार है, वो भी रखती है। मैंने बोला उसका खर्चा, बोले 30,000। मैंने बोला उसका क्रेडिट कार्ड 3 लाख। मैंने बोला अपने को 30 लाख का चाहिए। भाई दिल पे बात आ गई ना। उसने बोला सर वो भी रखती है। बेटा इसको क्या मिलेगा? कमीशन। कमीशन कौन देगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस पे GST कौन दे? SBI दे। अच्छा चलो, अनिकेत भैया ने नहीं पढ़ा है ना, अनिकेत भैया को बताते। अनिकेत भैया, आपको SBI कमीशन देगा। मुझे बताओ कौन GST देने के काबिल है? SBI देने के काबिल है कि आप देने के काबिल? कौन बड़ा इंसान है? SBI। आपने GST पढ़ा है? नहीं। ये स्क्रिप्टेड है? नहीं। बिग बॉस चल रहा है? नहीं। ठीक है, तो सर कौन टैक्स पे करेगा? SBI। उनको तो मालूम भी नहीं फॉरवर्ड चार्ज क्या, रिवर्स चार्ज क्या। अरे तो जब वो लॉ का इंटरप्रिटेशन कर सकते तो अपन तो यूं कर सकते ना। तो इसका मतलब है कौन देगा? SBI देगा। पर एक बात बताओ, अनिकेत भैया की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है अनिकेत भैया की। अब मुझे बताओ SBI काबिल के सर अब तो अपन भी काबिल है ना, ऐसे बोलो अपन भी काबिल है अब तो, है ना, अपन भी काबिल है। अब अपन भी काबिल है, क्या अपन GST दे सकते हैं? हाँ, अब अपन GST दे सकते हैं। तो जब हम दे सकते हैं तो कौन देगा? अनिकेत भैया दे देंगे। आई बात समझ में? चलो आज के आनंद की जय। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है कल।